हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम क्लास 9th का आज हमें चैप्टर 3 शुरू करना है, जो कि बेसिकली क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज इसको शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो, जो पहले के टाइम पे जो एंशियंट इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर हुआ करते थे, उन्हें हमेशा हैरानी हुआ करती थी कि जो अननोन और जो अनसीन फॉर्म है मैटर का, मतलब मैटर का वो फॉर्म जिसका हमें अभी तक पता नहीं है, जिसको हमने अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, जो आइडिया था डिविजिबिलिटी का कि मैटर जो है वो डिविजिबल हो सकता है, वो बहुत पहले आया था, अराउंड 500 BC। ठीक है, और जो इंडियन फिलोसोफर हुआ करते थे उस टाइम पे, महर्षि कनड, उन्होंने क्या किया था, पोस्टुलेटेड दैट कि अगर हम मैटर को डिवाइड करें, मतलब मैटर मतलब पदार्थ, ठीक है, अगर हम पदार्थ को डिवाइड करें तो हमें और छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, और अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिनका डिवीजन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया कि महर्षि कनड ने क्या बोला था? इन्होंने बोला कि जो मैटर को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, और एक स्टेज जब हम करते जाएंगे उनको डिवाइड, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके बाद वो फर्दर उनका जो डिवीज़न है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उन्होंने इसको क्या नाम दिया? उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम दिया परमाणु। ठीक है, परमाणु। और जो बाकी इंडियन फिलोसोफर थे, जैसे कि आपका पाकुड़ा, कटायामा, जो भी नाम है इनका, इन्होंने क्या किया था, इलेबोरेटेड दिस डॉक्ट्रिन, जो ये सिद्धांत है उसको और ज़्यादा इन्होंने इलेबोरेट किया था, बढ़ाया था। ठीक है, और कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म, जो कि अलग अलग मैटर के फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब अराउंड द सेम एरा, ठीक है, इतना देख ले। आप देखो, अराउंड सेम एरा जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हुआ करते थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस, ठीक है, इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते चले जाएंगे तो एक स्टेज आएगी जब पार्टिकल्स जो हैं उन्हें फर्दर डिवाइड नहीं किया जा पाएगा। और जो डेमोक्रिटस थे, उन्होंने क्या किया, इन जो ये इनडिविजिबल पार्टिकल है ना, जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उनका नाम दे दिया एटम्स। ठीक है, एटम्स का मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो सब हो रहा था, ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं था इन आइडियाज़ को वैलिडेट करने के लिए। कुड बी डन टिल 18वीं शताब्दी तक, 18th सेंचुरी तक। ठीक है, और जब 18th सेंचुरी आपकी ख़त्म हुई, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी आपकी ख़त्म होने आई, तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया डिफरेंस बिटवीन कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन, और फिर वो ना इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो गए पता लगाने के लिए कि हाउ एंड वाई जो एलिमेंट है वो कंबाइन करते हैं, क्या होता है जब वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो एंटोनी एन लेवॉइसर थे, इन्होंने नींव रखी थी केमिकल साइंस की बाय एस्टैब्लिशिंग 2 इम्पॉर्टेंट लॉज इन्होंने दिए थे, जो हम आगे देखेंगे। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें क्या है, फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वॉज स्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लेवोसियर और जोसेफ एल प्राउस्ट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तब इन्होंने ये दिया। सबसे पहला आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने जैसे पढ़ा है कि इज़ देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज टेक प्लेस। अब इसमें पूछा है क्या मास में कोई चेंज आएगा जब केमिकल में कोई चेंज होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी समझनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे क्या लिया है, आपको वन ऑफ द फॉलोइंग सेट लेना है, एक्स या वाई। ठीक है, इसमें हमने लिया है कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, और वाई में हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। प्रिपेयर सेपरेटली 5% सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस, जो कि आपका एक्स और वाई में लिखा है, ईच इन 10 ml ऑफ वाटर लेके उसमें आपको ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि टेक अ लिटिल, उसके बाद क्या बोला है कि आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन लेना है वाई का एक कॉनिकल फ्लास्क में, और कुछ सॉल्यूशन ऐड करना है एक्स का इग्निशन ट्यूब में। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखो। ठीक है, आप देखो, हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, और आपको देखना है कि जो सॉल्यूशन है वो मिक्स ना हो। ठीक है, और ऊपर आपको कॉर्क लगा देनी है। ये आपको दिख रहा है प्रॉपर?
ठीक है, ये आपका क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है, ये छोटी सी इग्निशन ट्यूब हमने डाल रखी है। हमें बस ये इसमें आपका एक्स का है, इसमें वाई का है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों का वो ना हो, मिक्स ना हो। ठीक है, अब इसके बाद आपको फ्लास्क का जो कंटेंट है उसके साथ उसको वे कर लेना है। नाउ टिल्ट एंड स्वर्ल द फ्लास्क सो दैट सॉल्यूशन जो है वो मिक्स हो जाए, और फिर दोबारा वे कीजिए। आपको देखना है कि उसमें व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन फ्लास्क में क्या हुआ, क्या आपको लग रहा है कोई केमिकल रिएक्शन हुआ। वाई शुड वी पुट अ कॉर्क, हमें जो माउथ फ्लास्क का था उसके ऊपर हमने कॉर्क क्यों लगाया, क्या मास जो है फ्लास्क का चेंज हो गया, कंटेंट चेंज हो गया। तो अब इन सब चीज़ों के जवाब हम देखेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो होता है ना, मास का जो लॉ है कंजर्वेशन का, वो क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हम ना तो मास को कभी भी क्रिएट कर सकते हैं, हम ना मास को कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक दूसरा लॉ है, ये पहला लॉ था जो बहुत ईजी है। अब एक आपके पास दूसरा लॉ है जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, इसको देखते हैं। लेवॉइसर जो थे दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलके उन्होंने क्या नोट किया कि बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं जो आपके दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट से बने हैं, ईच सच कंपाउंड हैड सेम एलिमेंट इन द सेम प्रपोर्शन। ठीक है, उनमें क्या है, सेम एलिमेंट सेम प्रपोर्शन में है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड कम फ्रॉम, किसने प्रिपेयर किया, वो कंपाउंड कहाँ से आया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनका क्या बोल रखा है कि सेम एलिमेंट इन सेम प्रपोर्शन। ठीक है, अब देखो जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। अब आपके पास कंपाउंड वाटर है जैसे कि, ठीक है, अब अगर आप रेशो हाइड्रोजन का देखोगे और मास ऑफ ऑक्सीजन दोनों को कंपेयर करने आओगे तो वो हमेशा 1:8 रहेगा। वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, पानी का सोर्स आप कहीं से ले लो, आप उसमें से कहीं रिवर से ले लो, अपने घर से ले लो, कहीं से भी ले लो, वट एवर द सोर्स विल बी। आपको बेसिकली याद रखना है कि सोर्स कुछ भी रहे, ठीक है, आपका जो ये फिक्स रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि मास जो है हाइड्रोजन का वो 1 है रेशो में, और आपका ऑक्सीजन का कितना 8 है, तो 1:8 ही रहेगा। तो यही चीज़ बोलिए, थस इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज़ डिकम्पोज्ड, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन हमेशा उसमें आपको मिलेगा अगर आप उसे डिकम्पोज करते हैं। तो ऐसे ही अमोनिया के केस में है, नाइट्रोजन के केस में, हाइड्रोजन के केस में हमेशा रेशो 14:3 रहेगा बाय मास। ठीक है, वॉट एवर द मेथड और सोर्स, आप कहाँ से क्या ऑब्टेन करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपको समझ में आया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, तो इससे फिर क्या हुआ, इससे डिस्कवरी हुई आपका लॉ जो आज कहलाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी बोलते हैं। ये जो लॉ है ये किसने स्टेट किया, प्राउस्ट ने, एज ये आपको लिखना है पेपर में कहीं आएगा तो, कि ना केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास, कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो भी आपका वो एलिमेंट होता है वो हमेशा कैसे प्रेजेंट होता है, डेफिनेट प्रपोर्शन में। और जो अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम साइंटिस्ट ने फेस की वो ये था कि गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉ। अब एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम है जॉन डेल्टन, ठीक है, तो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डेल्टन। इन्होंने क्या प्रोवाइड किया, बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर के नेचर को लेके बेसिक थ्योरी इन्होंने क्या की, हमें बताई। ठीक है, डेल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी, और इन्होंने क्या किया, विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलोसफी, वो बस एक फिलोसफी है, उसका हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं था उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या किया, ही टुक द नेम एटम्स एज गिवन बाय ग्रीक्स, और इन्होंने कहा सेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स। ये डेल्टन ने खुद बोल दिया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, जस्ट ऐसे फिलोसफिकल बेसिस पे, कि आपका जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है मैटर का वो एटम होता है। और इनकी जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। अब जो डेल्टन का एटॉमिक थ्योरी था प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है, अब इसके बाद एक बार ये जॉन डेल्टन को देख लो, ये वैसे इनका ये है कि थोड़े से ये फेमस हैं। ठीक है, जो जॉन डेल्टन हैं वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं, व्यूवर की फैमिली है। 1766 में इंग्लैंड में इन्होंने अपना करियर एज अ टीचर शुरू किया जब ये 12 साल के थे। आप इमेजिन कर सकते हो 12 साल की उम्र में एज अ
करियर एज अ टीचर। 7 years लेटर ये स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। 1793 में डेल्टन ने मैनचेस्टर छोड़ दिया टू टीच मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन कॉलेज। इन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ हिज लाइफ वहाँ टीचिंग रिसर्चिंग में ही इन्होंने स्पेंड की है। 1808 में ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी, जो इनके उसमें टर्निंग पॉइंट बना, एक इनकी ज़िंदगी बदल दी। ठीक है, अब देखो ये मेन है कि जो डेल्टन है उनकी जो एटॉमिक थ्योरी है उसके बारे में देखते हैं कि डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती क्या है। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, वो छोटे पार्टिकल से बना है जो एटम है। ठीक है, और इन्होंने इसी बेसिस पे अपनी थ्योरी को पॉस्टुलेट किया है। सबसे पहले बोला है कि जितने भी मैटर आपके छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं उनको हम एटम कहते हैं, जो आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स ये हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ये हम डेल्टन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, इसको याद रखना, क्योंकि बाद में इनकी थ्योरी ना गलत भी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो एटम्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एटम किसी भी गिवन एलिमेंट का वो आइडेंटिकल होगा मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, एटम्स जो है वो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनका अलग अलग मास है, केमिकल प्रॉपर्टी है। एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ होल नंबर, ताकि वो एक कंपाउंड बना सकें, और जो रिलेटिव नंबर और जो काइंड्स ऑफ एटम है वो कांस्टेंट रहते हैं किसी भी कंपाउंड में। आप इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। तो इसीलिए इनकी थ्योरी क्या हो गई थी, गलत हो गई थी। ठीक है, अब हमें व्हाट इज़ एन एटम पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्द से जल्द हमें 500 तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू सो मच।